नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम सब जानते हैं कि भारत में इस समय की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इलीगल इमिग्रेंट की। पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बाद भी बहुत बड़ी आबादी वहाँ से यहाँ वापस आई, पाकिस्तान जाने के बाद फिर से वापस आ गई और लगातार चूंकि भारत की प्रोग्रेस, भारत की तरक्की, भारत की स्पीड देखकर हर व्यक्ति उधर भागता है जहाँ रोशनी होती है। भारत का भविष्य बहुत अच्छा है और इसलिए बड़ी तेजी से इलीगल इमिग्रेंट भारत में होता है। इलीगल इमिग्रेंट के मामले में हम सब जानते ही हैं कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और ये जो नॉन भाजपा गठबंधन की सरकारें हैं, एनडीए के बाहर की सरकारें हैं, ये उनको अपने वोट बैंक की तरह देखती हैं। क्रिमिनल्स उनको अपने हथियार की तरह देखते हैं और इसके अतिरिक्त व्यापारी उनको सस्ती लेबर के रूप में देखते हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं खड़ी होती। लेकिन मैंने कई बार ये डिसीजंस और सरकार के जो डिसीजंस हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन आज जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा उसने पूरे हिंदुस्तान को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर भारत सरकार की ये नई योजना के तहत कोर्ट भी कंधे से कंधे मिलाए खड़े हैं। एसआईआर हम सब जानते हैं देश का बवाल बना हुआ है और बंगाल में तो खासतौर से 60 लाख लोगों के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। उड़ीसा में अभी हाल ही की खबर है, तो उड़ीसा राज्य तो बहुत छोटा सा, लेकिन 20 लाख नाम ऐसे वो बॉर्डर के नाम, बॉर्डर के एरिए जहां तेजी से लोग अंदर आसानी से आते हैं और वहां की सरकारें उनको अंदर आने देती है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों की बात करें या फिर पाकिस्तान से सटे हुए स्टेटों की बात करें, इनमें बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इन राज्यों में एसआईआर में सबसे ज्यादा लोगों के नाम काटे गए। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार कैसे पकड़ती है, सरकार पकड़ेगी कैसे, सरकार क्यों पकड़ेगी और 140 करोड़ लोगों को वॉच कैसे करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक डिसीजन की, जिस डिसीजन में हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाल दिया। उन्होंने कहा पहले एसआईआर करवा कराइए, क्योंकि हुआ क्या था पहले इसके फैक्ट जानिए, फिर मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। और मैं समझता हूं भारत के प्रत्येक नागरिक को यह बात समझनी चाहिए कि आज की भारत सरकार किस प्रकार से देश को सुरक्षित करने के लिए पूरी शक्ति से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। और मैं तो ये सोचता हूं कि पूर्व में 1951 में जब एनआरसी हो गया था तो 1951 के एनआरसी का डेटा क्यों नहीं सेफ रखा गया, 1951 के एनआरसी का डेटा डिलीट क्यों हो गया, 1951 के दुनिया भर के रिकॉर्ड आपके पास 400 साल के रिकॉर्ड हैं और आप कहते हो कि 1951 में जो एनआरसी हुई थी उसका तो डेटा ही नहीं, केवल असम ने उसको सुरक्षित रखा था, बाकी राज्यों में भी ये हुआ था, तो क्यों नहीं सुरक्षित रखा गया। इसका मतलब यह है कि भारत में बैठी सरकारें, भारत के अंदर बैठे लोग और भारत को दारुल इस्लाम बनाने के विचार से जो रणनीति भारत के अगेंस्ट में चल रही थी, उस रणनीति के तहत ये सारा खेल खेला गया। अब जो नई सरकार बैठी है वो इस विषय को एड्रेस कर रही है 75 वर्ष बाद। और सबसे बड़ी उसमें समस्या ये है कि आज 75 वर्षों के बाद तीसरी और चौथी पीढ़ी चल रही है। उस तीसरी चौथी पीढ़ी को तो ये आभास है कि वो भारत का नागरिक है और भारत उसके बाप की बपौती है। सिराजुल शेख का मुकदमा ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया। सिराजुल शेख कहता क्या है ये समझो। सिराजुल शेख हाईकोर्ट में ये कहता है कि मुझे इलाज करवाने के लिए विदेश जाना है। अब भारत में, बांग्लादेश और पाकिस्तान और सब जगह से तो भारत में इलाज करवाने, एशिया में खासतौर से लोग भारत में इलाज करवाने आते हैं। ये कह रहा है उसे विदेश इलाज करवाने जाना है और इसका पासपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा रिन्यू नहीं किया जा रहा है, कैंसिल कर दिया गया। जब ये वीजा बनवाने गए तो पासपोर्ट अथॉरिटीज ने कहा कि नहीं, तुम्हारा एसआईआर से चूंकि नाम डिलीट हो चुका है, एसआईआर में नाम तुम्हारा अभी नहीं है, क्वालिफाई नहीं किया, इसलिए पासपोर्ट नहीं बन सकता। क्योंकि नागरिकता पासपोर्ट का पहला नियम है, नागरिकता के आधार पर पासपोर्ट बनेगा, पासपोर्ट के आधार पर नागरिकता तय नहीं होगी। ये पासपोर्ट अथॉरिटीज ने कह दिया, तो उसको, उनके ऑर्डर को चैलेंज करने ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा देखो सरकार की योजना है, अगर एसआईआर पहले क्लियर करवा लो, आप वहां जाइए, अपील अथॉरिटी में जल्दी से डालिए, अपना सिद्ध करिए कि आप भारत के नागरिक हैं। क्योंकि पासपोर्ट की पहली कंडीशन तो बात सही है कि नागरिकता है,
नागरिकता, जैसे मैं कह रहा हूं कि नागरिकता के आधार पर पासपोर्ट बनेगा, पासपोर्ट के आधार पर नागरिकता नहीं। अब ये देश भर में जो जैसे लोकूर चिल्ला रहे हैं, ओवैसी चिल्ला रहा है और कांग्रेस के बहुत सारे लोग कि ये सरकार क्या कर रही है। भैया सीधी सी बात है, भारत के नागरिक को पासपोर्ट दोगे या जिसका पासपोर्ट बन गया उसको नागरिकता दोगे? ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भारत के नागरिक को ही पासपोर्ट मिलना चाहिए, इसलिए पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। लेकिन उसको बनाना किसके आधार पर है? उसको बनाना है भारत के नागरिकता के आधार पर। नागरिकता कहां तय हो रही है आजकल? नागरिकता पहले तो एसआईआर में आपका नाम क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि एसआईआर उनकी ही, एसआईआर में वो ही वोट बनवा सकते हैं जो भारत के नागरिक हों। जिन पर डाउट है सवाल खड़ा। अब लोग कहते हैं कि भाई आपने डाउट कैसे कर दिया एसआईआर में? आप कैसे डाउट कर सकते हैं? आप ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इससे पहले के बहुत सारे डिसीजंस ऑनरेबल कोर्ट के हैं और कोर्ट के इन डिसीजंस को आप ओवरलैप कैसे कर सकते हो? मैं मानता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंचों के पहले से जो डिसीजन हैं वो सारे अब रीडिफाइन होने जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। अब इसमें 1967 में एक जजमेंट आया था सतवंत साहनी का। सतवंत सिंह का जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई फंडामेंटल राइट है। मेनका गांधी 1978 में बड़ी बेंच बैठी, उसने कहा राइट टू ट्रैवल भी फंडामेंटल राइट है। सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट आया जिसमें यह कहा गया था कि नागरिकता अगर डिस्प्यूटेड है तो सिद्ध करना यह तुम्हारा काम है कि तुम नागरिक हो कि नहीं हो। इसके बाद अभी अब्दुल कुद्दूस का 2019 में जजमेंट आया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल रूलिंग एक्ट रेस जुडिकाटा की तरह काम करती है, यानी कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल डिसाइड कर दिया, वो भी अपने आप में है। फिर एक 2024 में सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया था, जब ये नागरिकता का सब बवाल चल रहा था, सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट में जोड़ा गया था, तब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह तय किया था कि भारत की नागरिकता अधिनियम, भारत में फॉरेनर्स एक्ट यानी कि जो विदेशी एक्ट है, और पासपोर्ट एक्ट, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनको एक सिंगल इंटीग्रेटेड लीगल स्कीम समझना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट एक्ट में अलग चलेंगे, नागरिकता एक्ट में अलग चलेंगे और फॉरेनर्स एक्ट में अलग चलेंगे। ये तीनों मिलकर काम करेंगे। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब आप समझ लीजिए, खास तौर से 1967 का जजमेंट, 1978 का जजमेंट, उसमें नागरिकता प्रश्न ही नहीं था। उसमें प्रश्न ये था कि मेरे पास पासपोर्ट है, मैं भारत से बाहर जाना चाहता हूं, या मेनका गांधी कहनी थी मैं भारत से बाहर जाना चाहती, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत में केवल राइट टू ट्रैवल, राइट टू मूवमेंट भारत के अंदर नहीं है, राइट टू मूवमेंट भारत के बाहर भी है, लेकिन उसके लिए एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, वो है पासपोर्ट। और उस समय पासपोर्ट बनवाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। आज की तारीख में पासपोर्ट बनवाना थोड़ा मुश्किल काम है। अब इस विषय को पूरा समझिए, मैं आपको इस विषय को पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हकीकत यह है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट अपने पास पहले से थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर अब चला रही है सरकार। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहा करते थे कि भाई ये संविधान तो बन गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मशीनरी अगर ठीक होगी, सरकार अगर ठीक से काम करेगी तो ही इसका सही परिणाम निकलेगा। अगर सरकार सही से नहीं काम कर रही होगी तो इसका परिणाम नहीं निकलेगा। संविधान बनने के बाद भी सरकारों ने जैसा किया, भारत में जिस प्रकार से नागरिकता बांटी, वो हम सबके सामने है और ये सवाल खड़ा हो गया। लेकिन आज नए प्रश्न खड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि सरकार 140 करोड़ लोगों को कैसे नापेगी, एसआईआर से भी कैसे नापेगी। पहली बात तो देख लीजिए, जो कुछ स्टेप बाय स्टेप इस सरकार ने काम किए हैं। सेंसस एक्ट 1948 का सेंसर एक्ट, और 2003 में एक एनपीआर हुआ था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वाजपेयी सरकार थी, ये पहली बार वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था। इसीलिए ये जो एसआईआर है ना, वाजपेयी सरकार के एनपीआर 2003 के बाद वाले वोटरों की हो रही, क्योंकि 2003 से पहले वाले वोटरों का नहीं हो रहा। हालांकि 1987 एक डेडलाइन है, 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए उनकी नागरिकता पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, 1987 से पहले की वालों की नहीं, क्योंकि 1956 से लेकर हमने 3 स्टेजेस में काम किया।
पहली स्टेज ये थी कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया है बाई बर्थ उसको नागरिकता मिलती थी, फिर हमने उसको बदल दिया। फिर हमने कहा कि भाई नहीं, भारत के पेरेंट उसके होने चाहिए, तो दूसरी स्टेज में हमने कहा पेरेंट अगर कोई एक है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। 1987 में हमने ये कहा, 1987 में हमने ये कहा कोई भी एक पेरेंट हो तो हो सकता है। 2003 में जब एनपीआर हुआ तो वाजपेयी सरकार ने नया संशोधन करके कहा दोनों, मां और पिता दोनों ही भारतीय चाहिए, तभी भारतीय नागरिक होंगे वो बच्चे। और अगर वो एनपीआर में नागरिक नहीं है तो उनके बच्चों की भी नागरिकता नहीं होगी, वो भले ही भारत में पैदा हुए हों। अब एक्टिव इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर टारगेटेड प्यूरिफिकेशन कैसे हो, इसके लिए एसआईआर होती है। तो पहले एनपीआर 2003 वाला है, उसको आधार माना गया, और फिर उसके आधार पर 2000 मतलब अभी इस समय एसआईआर हो रहा। अब एसआईआर में जो डेटा निकल कर आएगा वो फॉरेनर्स एक्ट में काम करेगा 1946 में। फॉरेनर्स एक्ट में एक्टिव इन्वेस्टिगेशन होगा कि भाई जो लोग, देखो इसको ऐसे समझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर करने के बाद बंगाल में ये कहा था इसको होम मिनिस्ट्री को डेटा दे दो जिनका नाम एसआईआर में क्वालिफाई नहीं कर पाया। जो नाम एसआईआर में क्वालिफाई नहीं हो पाए वो होम मिनिस्ट्री के पास डेटा चला गया। अब होम मिनिस्ट्री फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत उनको विदेशी मानकर ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाएगी कि भाई ये भारतीय नागरिक हैं भी कि नहीं है। और फिर इसके साथ लीगल रिजेक्शन पासपोर्ट एक्ट 1967 का हो जाएगा, यानी कि इनका पासपोर्ट अगर है भी तो वो कैंसिल करना होगा। सरकार ने उसके लिए एक नई व्यवस्था लागू की, भी कुछ समय पहले ही मैंने उस पर चर्चा भी की थी। नेट ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन कर दिया, यानी कि आईबी को, रॉ को, सीबीआई को, एनआईए को और ईडी को, इन सभी को होम मिनिस्ट्री के साथ एक नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के माध्यम से जोड़ दिया। यानी कि एक के पास अगर डेटा आता है तो बाकी चार के पास भी अपने आप चला जाएगा, और उनके बीच में सेतु जोड़ दिया, एपीआई सेतु उसको कहते हैं, और डिजी लॉकर के साथ उसको जोड़ दिया। ये तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकार ने एक और बड़ा काम किया कि भाई कैसे ये पता लगेगा ये कौन है। पहली बात तो ये आती है कि राशन सप्लाई का जो मामला था, वन नेशन वन राशन कार्ड, अब उसका सेंट्रल डेटा हो गया 100% आधार कार्ड से लिंक करके वो एक डेटा बन गया। यानी कि देश में कोई भी एजेंसी आपके आधार या आपके राशन कार्ड से आपको एक्सेस कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे पास ड्राइवरी लाइसेंस है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स की चर्चा हो रही उनके विषय में, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट के लिए मेरे पास है, तो सारथी है, सारथी और वाहन ऐप के साथ उनको जोड़ दिया कि भाई चलो सारथी और वाहन ऐप पे आप ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा काम किया और वो था आईबीएफआरटी। आईबीएफआरटी में सरकार ने क्या किया कि उसने एयरपोर्ट, सी पोर्ट, जनरल ऑटोमेटेड रियल टाइम अलर्ट वीजा के लिए शुरू कर दिया बाई फॉरेनर्स नेशनल्स। यानी कि आप भारत में प्रवेश करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ग्रिड में डेटा चला जाता है, और जैसे ही आप वहां से कुछ गड़बड़ करते हैं या आपका टाइम खत्म होता है वैसे अलर्ट हो जाता है। और भारतवर्ष के अंदर 16,000 से ज्यादा पुलिस स्टेशंस को इंटीग्रेट कर दिया है, सीसीटीएनएस उसको कहते हैं। यानी कि 16,000 से ज्यादा पुलिस स्टेशन आपके बायोमेट्रिक से आपका डेटा निकाल सकते हैं, आपकी प्रोफाइल निकाल सकते हैं, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। आप विदेशी हैं, देशी हैं, आपके पास वाहन कौन सा है, आप कौन सा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, राशन कार्ड आपके पास है कि नहीं, ये सब एक साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। एक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, वो सारथी से जोड़ेगा, सारथी के बाद वो सीधा ऊपर होता चला जाएगा, और ये डिटेल जैसे ही कुछ गड़बड़ होगा, ये डिटेल्स ज्योग्राफिकल डेटा पूरे देश में सप्लाई हो जाएगा, सभी पुलिस स्टेशंस में सप्लाई होगा, सभी डिपार्टमेंटों में सप्लाई होगा, सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों में सप्लाई होगा, और जहां से जो बन रहा है उन सभी जगह होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि सिविलियन डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? तो डेडिकेटेड बायोमेट्रिक आर्किटेक्चर्स, प्रिवेंशन, आइडेंटिटी लॉन्ड्रिंग अक्रॉस स्टेट लाइंस तैयार कर दी गई है। स्टेट की सिक्योरिटी मेजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हॉस्टाइल डेटाबेस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सीधा जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उस पर सीधा काम करना शुरू कर देगा, और सारे पुलिस स्टेशंस को आपका डेटा सप्लाई हो जाएगा। पहले क्या होगा, दो बातें हैं यहां पर। एक तो यह है आप भारत के नागरिक हैं,
भारत के नागरिक हैं तो आपके पास राशन कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आपके पास बैंक अकाउंट हो सकता है, आपके पास वोटर आईडी हो सकता है, आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस हो सकता है, आपके पास और कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट हो सकता है, वाहन के पेपर हो सकते हैं, मकान की रजिस्ट्री हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके पास। वो सारे डॉक्यूमेंट अब इंटीग्रेटेड डेटा के साथ फीड हो गए। जैसे ही आपने पासपोर्ट बनवाने के लिए आइडेंटिटी चेंज की और आपका अंगूठा उस बायोमेट्रिक में लगा, बस इतने में अलर्ट सभी को हो जाएगा कि ये देखो एक गड़बड़ आदमी आ गया है। अब इसको चारों ओर से घेर के चेक करो। जैसे ही आपने कहा हम आधार बनवाएंगे, तो आधार बनवाने के लिए आप गए और आपने बायोमेट्रिक दिया, आंख की रेटिना वहां दी, वैसे ही इन सभी डिपार्टमेंटों पे उसने अलर्ट जारी कर दिया, सब डिपार्टमेंटों में वो चला जाएगा। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट भारत में बनवाना चाहा, तत्काल ट्रांसफर होगा। और है क्या कि भारत ने एक बड़ी अच्छी योजना शुरू करी थी मोदी जी ने आते ही, जनधन योजना। उस जनधन योजना में उन्होंने कहा भाई सबके वो बनाओ और ये भी देंगे, वो भी देंगे, और डेबिट कार्ड फ्री देंगे, और बड़ी लोग भर भर कर वहां इकट्ठे हो गए। और वहां जाने के बाद उन्होंने एक सिंगल डॉक्यूमेंट, आपके पास कोई भी हो, बन जाएगा। जिस सिंगल डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंकों में ये डेटा इकट्ठा हो गया, ये डेटा ग्रिड पर चढ़ गया और ग्रिड पर चढ़ने के बाद अब दूसरी जगह जैसे ही इसका इंटरवेंशन होता है तो वो इधर भी आता है, आपके घर पहुंच जाता है कि भाई उधर का डेटा इधर, मतलब ये तो ग्रिड के साथ जुड़ गया। वैसे ही ग्रिड जैसा लगता है कि एक वॉर रूम टाइप का है, और जैसे ही कोई संदिग्ध आया वैसे उसने टू 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 करना शुरू कर दिया और पकड़कर अंदर भर देंगे। लीगल प्रेसिडेंट पहले से हैं, लेकिन लीगल प्रेसिडेंट की खास बात है सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मैं तो भारत का नागरिक हूं, आप सिद्ध करिए कि हम नागरिक नहीं हैं, लीगल एनोमली तो यही कहती है। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने यह डिसाइड किया था कि अगर आपकी नागरिकता संदिग्ध है और सरकार या अथॉरिटी आपसे सवाल पूछती है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं। आप बताइए कि फलासन में, अब चूंकि सारा का सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो रहा है, डिजिटलाइज से मतलब है आपकी खतौनी डिजिटलाइज हो रही है, आपके घर डिजिटलाइज हो रहे हैं। मोदी जी ने मैपिंग करवाई, ड्रोन मैपिंग करवाई, ड्रोन मैपिंग आपका घर वहां पर होगा तो वो पता लगेगा कि भाई 200 साल से यहां घर है, ये पता लगेगा ये 500 साल से यहीं पर है। और उसकी जो सैटेलाइट मैपिंग है वो सैटेलाइट भी बताएंगे 25 साल पहले यहां घर था कि नहीं था। तो आप सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं हमारे घरों की 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, वो तस्वीरें भी तत्काल देगा कि ये घर नया बना है कि पुराना है। और वो अगर खेत था, खेत में बनाया गया तो खेत की खतौनी होगी। वो सब कुछ डिजिटलाइज किया जा रहा है और आपको धीरे से उससे जोड़ा जा रहा है। आपका आधार भी अब लगाया जा रहा है आपका। और ये जो किसान योजना है ना, किसान योजना में सरकार ने वो सारा डिटेल ले लिया आपका। उन्होंने कहा क्लेम करिए कि आपको हम किसान वो देंगे, किसान 2000 रुपए मिलेंगे। 2000 के चक्कर में लोगों ने फटाफट सब डेटा दे डाला। वो डेटा भी इंटीग्रेट हो गया। अब आपकी जमीन कितनी पुरानी है, आप कौन है, आपका आधार कार्ड उसमें लगा हुआ है, आपका सिस्टम उसमें लगा हुआ है। वो नेशनल ग्रिड पर चला गया। नेशनल ग्रिड पर जैसे ही चला और वो अब सेंसस हो रहे हैं, सेंसस में चला जाएगा। तो वो जैसे ही आप नया सेंसस करके आ रहे हो और अपना डेटा आपने गलत फीड किया, वैसे ही वो टू टू करने लगेगा। अब आपके आधार और ये जो चीजें हैं, हो सकता है एक चीज गांव में बनवाई हो, फिर आपने ट्रांसफर किया हो, फिर दूसरे शहर में रहे हो, फिर आपने ट्रांसफर किया हो, वो सारा डिटेल है आपकी। यहां से डिटेल पकड़ेगा, वो क्रॉस वेरीफाई कर लेगा पीछे 50 साल तक, 60 साल, 100 साल तक कि भाई आप हैं, आप और आपका परिवार यहीं का है और कहीं और से नहीं आया। अब फैमिली आईडी भी बना रहे हैं, वो फैमिली आईडी बनाकर फिर वो भी उसको जोड़ दे रहे हैं। तो फिर कुल मिलाकर बात ये आती है कि आप अगर संदिग्ध हैं तो आप पकड़े ही जाएंगे। और आप अगर भारत के नागरिक हैं 47 से पहले के, तो आप यकीन मानिए आपको बाहर से निकालने वाला कोई नहीं है। और उन्हीं व्यक्तियों को जो इस नेशनल ग्रिड पर फंस रहे हैं, जो इन पूरे सिस्टम में जो फंस जाते हैं, उन्हीं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हीं से पूछा जा रहा है। फॉरेनर्स एक्ट, अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल हमारे पास है, फॉरेनर्स एक्ट के तहत फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में ये जो SIR का डेटा है वह चला जाएगा। सपोज आप शहर क्रॉस कर गए थे और आपका
पुराना वाला बोर्ड खत्म हो गया था। जिस शहर में गए वहां से आपको नोटिस आएगा, जिस शहर में आपने अपना आधार बनवाया था या जो आपके पास डिटेल है वो वहां पर जमा कर दीजिए कि भाई मैं तो अब यहां पर हूं, मेरा पुराना वाला ये है, नया वाला ये है। और अगर आप कह रहे हो 2003 से पहले बात का है मेरा, तो आप बता दीजिए 2003 से पहले मेरे पिताजी का ये डिटेल था, और वो डिटेल आपस में लिंक हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि सरकार ने वो व्यवस्था इस समय की है, केंद्र की सरकार ने, एक भी इलीगल इमिग्रेंट भारत में नहीं रह सकता। सिर्फ थोड़ा और समय चाहिए कि जो थोड़ा बहुत डेटा रह गया उसको भी इंटीग्रेट कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो CAA में जो बवाल हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार सबको निकाल कर रहेगी, तो ये अपने भाई हैं, ये तो ऊपर जन्नत मिलेगी, ये सब ड्रामे शुरू हो रहे थे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप भारत की संतान हैं, भारत में आपके पूर्वज यहां थे, पाकिस्तान से वापस नहीं आए, तो आपको सरकार छुएगी भी नहीं, क्योंकि उस नेशनल डेटा में नेट ग्रिड में अपने आप वो वेरीफाई कर देगा कि ये सज्जन, इनका ये है, पूरा वंश परंपरा ये है, इनका हिसाब ये है। लेकिन अगर आप संदिग्ध हैं, चाहे कभी भी आए हों, आप 52 में आए हों, 53 में आए हों, 55 में आए हों, 60 में आए हों, आप जब भी आए हैं निश्चित तौर से पकड़े जाएंगे और आपको यहां से जाना ही होगा। आप समझ लीजिए 5 से 7 करोड़ लोग भारत से बाहर जाएं। अमित शाह जी ने घोषणा कर दी है कि जो लोग वापस जाना चाहते हैं हम उनको छेड़ेंगे नहीं, हम उन्हीं को छेड़ेंगे जो यहां डटकर रहना चाहते हैं और अपनी नागरिकता यहां सिद्ध करना चाहते हैं। अगर वो भारत के नागरिक नहीं हैं तो वो अपने आप चले जाएं, कोई समस्या नहीं है। मैं समझता हूं कि इस समय बेस्ट नीति सरकार ने अपनाई है और अब एक भी व्यक्ति नहीं रह सकता। इस पर कोई नया अपडेट आएगा तो निश्चित तौर से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।